हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखो, लास्ट सेशन में हमने अटॉर्नी जनरल किया था। आज की क्लास में हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर रहे हैं, जो आर्टिकल 148 में आता है। और साथ ही इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अटॉर्नी जनरल के क्वेश्चन भी होंगे, एडवोकेट जनरल के क्वेश्चन भी होंगे और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के भी क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट में इसको कैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए, इंडिया के अंदर जो कैग होगा वो पूरे भारत के लिए होगा। जैसे अटॉर्नी जनरल हमने ये देखा था, यूनियन लेवल पे काम करेगा, एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे काम करेगा। कैग के अंदर ऐसा नहीं होता। वो व्यक्ति स्टेट के फंड्स को भी संभाल रहा है और वो व्यक्ति यूनियन के फंड्स को और यूनियन टेरिटरी के फंड्स को भी संभाल रहा है। तो अलग अलग से इस तरीके से कैग के लिए कोई स्टेट के अंदर अलग से कोई बॉडी नहीं बनाई हुई है, ये पूरे भारत के लिए है। ठीक है। जैसे जो अटॉर्नी जनरल था वो क्या था? वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर थे। वो क्या है? वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी यूनियन ऑफ इंडिया को कटघरे में रिप्रेजेंट करना है तो हमारी तरफ से हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएंगे। इसी तरीके से जो कैग होते हैं वो आप ऐसा सकते हैं, देसी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, लेमन टर्म्स में मैं बताऊं आपको, तो कैग जो होंगे वो देश के CA होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। ठीक है। ये हाईएस्ट अकाउंट ऑफिसर होते हैं। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर थे, ये हाईएस्ट अकाउंट ऑफिसर होते हैं। ठीक है। अभी इसको हम शुरू करते हैं कि जो कैग है वो कैसे कैसे क्या करता है। पर उसके पहले मैं आपको हमारे इनिशिएटिव के बारे में बता रही हूँ। एक तो भाई स्टूडेंट्स, हमारा SSC जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर आपको 100% GA का कोर्स जो है वो कंप्लीट मिलेगा, इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप लोग इनरोल कर सकते हो। फिर दूसरा, आपको SSC पॉलिटी का कोर्स मिलेगा, जिसको मैं करवा रही हूँ। आपको SSC इको के कोर्स मिलेंगे, जिसको मैं करवा रही हूँ। ये मेरे अलग से कोर्स हैं, पॉलिटी का अलग है, इको का अलग है, सेपरेट बैचेस हैं। आप कॉम्बो में लेना चाहे कॉम्बो ले सकते हैं, आप अलग अलग से बैचेस लेना चाहे अलग अलग भी ले सकते हैं। और एक और फैसिलिटी परचम ने आपको दे रखी है कि आपको मान लीजिए कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, कॉम्बो वाले पूरे सब्जेक्ट्स आपको आते हैं, बस एक सब्जेक्ट में किसी में दिक्कत है, मान लीजिए आपको सिर्फ हिस्ट्री में दिक्कत है, तो आप हिस्ट्री का अलग से बैच ले सकते हो। ठीक है। सारे बैचेस ऑलरेडी रिड्यूस्ड प्राइस पे हैं और वीकेंड सेल्स हमारी आती रहती है, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए हमारा चैनल जाना माना है ही, आप लोग जानते हो। उसको और आसान बनाने के लिए करंट अफेयर रफ्तार आया है, जिसमें 6 महीने की हेडलाइंस आपको मिलेगी, जनवरी से जून 2023। ये जितने भी थीम्स आपको दिख रही है, इन थीम्स पे हेडलाइंस जो है वो आपको एक जगह कंपाइल्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है। तो ये करंट अफेयर रफ्तार के बारे में था। अब मैं अपने टॉपिक को शुरू कर रही हूँ कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हर बार की तरह हम लोग बाद में सहारा लेंगे स्लाइड्स का, पहले हम समझ लेते हैं हमारे अंदर कितना ज्ञान है, उसको साझा कर लेते हैं। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अच्छा, याद रखोगे, भारत के पास कंट्रोलर का काम नहीं है। नाम तो इसका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, लेकिन इंडिया का जो कैग है वो कंट्रोलर का काम नहीं करता, वो केवल ऑडिटर का काम करता है। अब आप कहोगे मैडम दोनों में फर्क क्या है? कंट्रोलर का काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, ये खर्चा यहाँ करो यहाँ ना करो, इस तरीके से मैनेजमेंट करना। हमारा कैग ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ ऑडिटिंग का काम करते हैं। ऑडिटिंग का काम करने का मतलब क्या है? वो सिर्फ बुक कीपिंग देखते हैं, अकाउंट्स देखते हैं कि तुमने कितना कमाया था, कितना तुमने खर्चा, कौन सी चीज कहाँ पे खर्ची गई। ठीक है। यहाँ पे ये बताया जाता है ऐसे खर्चो, एक्सपेंडिचर ऐसा करो, मैनेजमेंट करने का काम होता है कंट्रोलर का। पर भारत में ये पावर कैग को नहीं है। सो उसको सिर्फ ऑडिटर का काम है कि जो खर्च हो चुका है, जो रेवेन्यू आया है, जो एक्सपेंडिचर हो चुका है, उसको अकाउंट्स में मेंटेन करना, उसका डाटा एक जगह रख के, सारी बैलेंस शीट बना के और उसको प्रेसिडेंट के हाथ में सौंपना। ये काम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का इंडिया में। मतलब कंट्रोलर का काम नहीं है, सिर्फ नाम है, और काम इसका ऑडिटिंग का दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कैग कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 148 में कैग है।
अब इसकी अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें कि इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करने का काम करते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंट कौन करते हैं? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और इनको रिमूव कौन करेगा? रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। अटॉर्नी जनरल में हमने ये देखा था कि अटॉर्नी जनरल टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करेंगे, यहां ऐसा नहीं है। रिमूवल अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर मेंशन्ड इन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा भारत के संविधान में प्रोसीजर बताया हुआ है, ये उसी तरीके से रिमूव होंगे। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इनको नहीं हटा सकते। ठीक है, अब इनको ओथ कौन दिलवाता है? इनको ओथ दिलवाने का काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, इनका टेन्योर कितना होता है? इनका टेन्योर या तो 6 इयर्स ऑफ एज पूरा हो जाए, 6 इयर्स ऑफ सर्विस पूरे हो जाए, ठीक है, या फिर 65 इयर्स ऑफ एज पूरा हो जाए, 65 इयर्स ऑफ एज पूरा हो जाए। ठीक है, इन दोनों में से जो भी काम पहले हो जाएगा वो इनका टेन्योर है। उसके बाद एक और अहम बात जो और जगह आपको पढ़ने को नहीं मिलती, इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। रिप्लेस का मतलब क्या है? जैसे प्रेसिडेंट मान लीजिए एब्सेंट हैं, तो इनकी जगह कौन बैठ गए? वाइस प्रेसिडेंट बैठ गए। ठीक है, स्पीकर अगर एब्सेंट है, इनकी जगह कौन बैठ गए? डिप्यूटी स्पीकर बैठ गए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। जो कैग है उनकी जगह एक नया कैग ही बैठेगा। ऐसा नहीं है इनका पद कोई मंत्रीगण या कोई पार्लियामेंटेरियन या एमपी एमएलए संभाल ले, ऐसा नहीं होगा। मतलब कोई भी मिनिस्टर इनकी पोस्ट पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि अल्टीमेट मिनिस्टर्स के ही खाते देखने हैं। कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए इनकी चेयर पे नहीं बैठ सकता। अगर ये एब्सेंट हैं या ये रिमूव हो चुके हैं, तो एक नया कैग ही अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं। ये अपनी रिपोर्ट देने का काम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एक रिपोर्ट देंगे ये प्रेसिडेंट को, किसकी? यूनियन की और यूटी की। यूनियन और यूटी की रिपोर्ट देंगे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस रिपोर्ट को फिर पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करेगी। पार्लियामेंट के अंदर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, वो उसको एग्जामाइन करेगी, वो उसकी जांच करेगी। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। फिर एक और रिपोर्ट ये देता है स्टेट के नाम की। किसके नाम की? स्टेट के नाम की। एक रिपोर्ट देता है ये स्टेट के फंड्स की। ये रिपोर्ट किसको देता है? स्टेट की रिपोर्ट ये देते हैं ये गवर्नर को, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। फिर गवर्नर क्या करते हैं? वो उनको स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर वही सेम प्रोसीजर जो यहाँ की कमेटी है वो उसको एग्जामाइन करेगी। तो ये दो रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक स्टेट की और एक यूनियन और यूटी की। यूनियन और यूटी की प्रेसिडेंट को दे देते हैं और स्टेट की जो है वो गवर्नर को दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम ये रिपोर्ट किसकी बनाते हैं? रिपोर्ट किसकी बनाते हैं, किसकी ऑडिटिंग करते हैं? देखो, जो अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू की रिपोर्ट बनाते हैं। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बुक कीपिंग रखते हैं, उनकी बैलेंस शीट को चेक करते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, मैं पीएसयू के बारे में बता दूं, पूरा नाम है इसका। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा पीएसयू होता क्या है, तो अब पढ़ ही रहे हैं तो तरीके से ही पढ़ ले, बार बार क्या दिमाग लगाना, बार बार क्या गूगल खोलना। अब मैं कह दूं ये गूगल पे देख लेना, तो मैं आपको बता देती हूँ पीएसयू क्या होता है। पीएसयू कोई भी एक ऐसी कंपनी होती है, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर मोर देन 50%, मोर देन 50% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हों, यानी भारत सरकार उसके अंदर मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। ऐसी कंपनी को हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। आपने देखा होगा ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, सरकारी कंपनी जिनको आप कहते हो, लाइक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लाइक गेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल,
भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल, ये सब क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में टेक्निकलिटी पे ये कभी नहीं जाएगा, ये सिर्फ उनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग करेगा और उनकी ऑडिटिंग करके उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास सौंप देगा और राष्ट्रपति जो है फिर उनको पार्लियामेंट में रखेंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर चलता है। इनका अपॉइंटमेंट, इनकी ओथ, इनका टेन्योर, इनका रिमूवल, ये सब हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। अब कुछ क्षण के लिए हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। स्लाइड्स क्या कह रही है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इनको अपॉइंट कौन करेंगे? आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और रिमूवल कैसे होगा? ठीक है, रिमूवल कैसे होगा? फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर ऑन द ग्राउंड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव किए जाते हैं, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था रिमूवल का, उसी तरीके से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी रिमूव किए जाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इनको रिमूव नहीं कर सकते जैसे अटॉर्नी जनरल को कर रहे थे। ये कौन होते हैं? ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। ठीक है, एक स्वतंत्र निकाय है। और इनके ये किस किस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के ये हेड होते हैं। ये पब्लिक पर्स के गार्जियन है। पब्लिक पर्स के गार्जियन का क्या मतलब है? इस लाइन को समझो। ये क्वेश्चन मेंस में भी बन जाता है कई बार, जैसे जो स्टूडेंट असिस्टेंट कमांडेंट देते हैं या सीएससी देते हैं या अभी एचपीएससी पीजीटी वगैरह के पेपर दे रहे हैं 17 सितंबर को जिनका पेपर है। मान लीजिए सवाल ये बन गया कि कैग इज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, कमेंट। मान लीजिए सिंपल सा सवाल आ जाता है। ठीक है, कमेंट करना है आपको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से ये पब्लिक पर्स के अभिभावक हैं, गार्जियन है। पब्लिक पर्स का मतलब क्या होता है? इसको ना हम ब्रेक करके देखते हैं। पब्लिक मतलब हम और पर्स मतलब हमारा बटुआ। ठीक है, पब्लिक पर्स यानी हमारा पैसा। ये हमारे पैसे का देखरेख रखते हैं कैसे? देखो, जो कैग है वो तीन चीज की ऑडिटिंग करते हैं। तीन चीज की ऑडिटिंग करते हैं। किन किन चीज की? एक तो एप्रोप्रिएशन बिल की। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? जितना भी टैक्स का पैसा आपका गया है, जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, इस फंड के अंदर जितना भी पैसा है, वो पैसा कैसे कैसे खर्चा जा रहा है, उस सब की ऑडिटिंग करता है। ठीक है, यानी एप्रोप्रिएशन बिल, इसमें हमारे टैक्स का पैसा है, पब्लिक के टैक्स का पैसा है। ठीक है, वो खर्च कहाँ किया, कौन से नेता ने कितना फंड मांगा? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा था 5,000 करोड़ ग्रांट चाहिए, तो उसने कितना खर्चा किया, कहाँ किया, क्या सच में किया, झूठ बोल रहे हैं? ये सब चीजें चेक करना इनका काम है। दूसरा दूसरा फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल की ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारी जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनकी ऑडिटिंग करते हैं। तो कुल मिलाके सारा जो पैसा है भारत सरकार का, वो किस तरीके से खर्च हो रहा है। और भारत सरकार की कमाई का साधन क्या है? हम लोग, यानी हमारे पैसे को देखता है ये कहां पे किसने क्या खर्च किया। इसलिए इसको कहा जा रहा है ही इज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये, इसकी ड्यूटी क्या है? इसकी ड्यूटी है संविधान के जितने भी कानून बने हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, और भारत संविधान में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो भी बातें कही गई है उसका मान रखना, उसको उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है, क्या कहा है? कि कैग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस है भारत सरकार के अंडर। इनकी हिस्ट्री की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में एक पोस्ट बनाई थी, इंपीरियल ऑडिटर जनरल। इस कानून के अंदर एक पोस्ट बनाई थी, इंपीरियल ऑडिटर जनरल। मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म में इस पोस्ट को पोस्ट ऑफ जनरल गवर्नेंस, इसको नाम दिया जनरल गवर्नेंस, इस पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म में। फिर 1935 में कैग पोस्ट को अडॉप्ट कर लिया, और इंग्लैंड में कैग के पास दोनों रोल है, कंट्रोलर का भी और ऑडिटर का भी। अपने यहाँ सिर्फ ऑडिटर का काम है। ठीक है, उसके बाद ये सब बातें मैंने आपको बता दी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ओथ भी ये प्रेसिडेंट के सामने ही लेंगे, टेन्योर इनका 6 इयर्स या 65 जो भी पूरा हो जाए। रेजिग्नेशन अगर देना हो तो ये प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन देंगे, रेजिग्नेशन लेटर भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। और प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करेंगे, किस तरीके से? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है दो बात के लिए, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के लिए।
मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के लिए। ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, मतलब इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। इंडिपेंडेंट क्यों है? अगर सवाल बन जाता है व्हाई कैग इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिस, प्रूव करो। कुछ कमेंट्स लिखने हैं आपको, कुछ बातें लिखनी है आपको 150 वर्ड्स के अंदर, तो आप क्या लिखोगे? एक तो इसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, बेवजह इसको कोई नहीं हटा सकता, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इनको हटाएंगे। सर्विस का जो टर्म है वो फिक्स है इनका, ठीक। उसके बाद ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, मतलब कि पूरी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद इनको सिक्योरिटी दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। यानी ये रिटायरमेंट के बाद और कहीं काम नहीं करेंगे, ना तो स्टेट में और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी ऑफिस में, ठीक है। प्राइवेट काम कर सकते हैं अपना, ठीक है, अपनी कोई कंपनी कोई बिजनेस करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन आप सरकार के अंदर काम नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इनको उनकी असलियत पता है, फंड्स का पता है, ठीक है। तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, इसलिए ये काम किया जाता है। एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहा, मेरे पास 2-3 स्टूडेंट का कमेंट आया, क्योंकि मैं आप सब लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। अटॉर्नी जनरल को लेके बच्चों को एक कंफ्यूजन हो गई कि मैडम पहले तो आप ये कह रहे हो कि ये कहीं काम नहीं करेंगे, फिर आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, जो जो अटॉर्नी जनरल है, मतलब ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये क्वेश्चन ना आपको हाई कोर्ट के जजेस को लेके आपको शायद कंफ्यूजन थी, हाई कोर्ट के जजेस को लेके कंफ्यूजन थी कि मैंने ये कहा था कि हाई कोर्ट के जज जो हैं रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्या कहा था? प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और फिर मैंने ये कहा था कि हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं ना, मान लीजिए वो रिटायर हो जाते हैं, कितनी एज पे रिटायर होंगे? 62 इयर्स ऑफ एज पे रिटायर होंगे, ठीक है। मेरे पास एक दो कमेंट्स आए थे, मैंने पढ़े थे, उनको रिप्लाई तो मैंने कर दिया, पर अभी मैं बता रही हूँ। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो रिटायर हो जाएंगे 62 इयर्स ऑफ एज पे। अब ये डिमोशन में नहीं जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है ये वकील बन गए, ऐसा नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके कहीं काम कर रहे हैं क्लर्क का, डिमोशन नहीं होगा इनका, इनका सिर्फ प्रमोशन हो सकता है। और हाई कोर्ट के बाद प्रमोट कहाँ होगे? सुप्रीम कोर्ट में। मतलब हाई कोर्ट का जो जज है अब केवल सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं और कहीं काम नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? केवल सुप्रीम कोर्ट में आप नौकरी कर सकते हो बाप, क्योंकि वहां पे टेन्योर क्या है? 65 इयर्स ऑफ एज का। कितना? 3 साल और आप वहां काम कर सकते हो, ठीक है। और वहां से भी रिटायर होने के बाद अब आप कहीं काम नहीं करोगे। तो मैंने ये कहा था कि प्रैक्टिस के बाद और कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम वो नहीं कर सकते, पर उनका प्रमोशन केवल एक ही जगह हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा वो कहीं काम नहीं करेंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस तो ये करेंगे ही नहीं बाद में। तो ये बातें थी इसको लेके जो कंफ्यूजन थी। यहाँ पे क्या कहा है? जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो कहीं भी काम नहीं करेंगे, ना तो स्टेट में ना ही यूनियन में, कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। इनकी सैलरी सर्विस कंडीशन सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और इनकी जो सैलरी है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी सैलरी है उतनी ही होगी। ना तो इनकी सैलरी ना ही इनकी पोस्ट आप कम नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ वोटिंग, सिर्फ डिस्कशन हो सकती है कि इनकी सैलरी के ऊपर, कैग की सैलरी के ऊपर सिर्फ डिस्कशन हो सकती है, वोटिंग नहीं हो सकती, इस बात को याद रखो, ठीक है। नॉट सब्जेक्ट टू वोट, ठीक है। इट इज चार्ज अपॉन, चार्ज अपॉन का मतलब ही ये होता है कि आप बातचीत तो कर लो इनकी सैलरी को लेके, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा ये बात मैंने आपको बता दी, नो मिनिस्टर, कोई भी मंत्री कैग को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, केवल कैग ही खुद को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है कैग को आज बुखार है तो किसी मिनिस्टर ने उनकी जगह खड़े होकर रिपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, नो। कैग को कोई मंत्री, किसी भी इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मिनिस्टर परफॉर्म नहीं कर सकते। ड्यूटीज एंड पावर क्या है? पार्लियामेंट ने कानून बनाया है इसकी ड्यूटीज के लिए, कैग ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, और आर्टिकल 149 में भी इनकी ड्यूटी एंड पावर दी हुई है, ठीक है। जो ये एक्ट है ये 1971 वाला, इसको 1976 में अमेंड किया गया और एक सेपरेट अकाउंट बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ड्यूटी जो है जितनी भी है संविधान कानून बना के बताता है, और कुछ ड्यूटी संविधान में लिखी हुई है। एक तो ये ऑडिटिंग करता है किसका? जितना भी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है, जितना भी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट
राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से भी कहां कहां खर्चा हो रहा है और यूनियन टेरिटरी के भी कंसोलिडेटेड फंड से कहां कहां खर्चा हो रहा है, इन सब चीजों को ये देखेगा। ठीक है। ही ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ये उनकी भी ऑडिटिंग देखते हैं कि वो पैसा कहां कहां खर्च हुआ है, कि ये बाढ़ आई थी 2000 करोड़ दिए हैं तो क्या सच में दिए हैं क्या, ये चीजें। ठीक है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की भी ऑडिटिंग करता है और पब्लिक अकाउंट की भी ऑडिटिंग करता है। जितनी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस भारत सरकार को हो रहे हैं, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस होते हैं ना, भाई इस डिपार्टमेंट में इतनी चेयर्स मंगवाई थी, इस डिपार्टमेंट में इतने एसी लगवाए हैं, तो उन सब का प्रॉफिट लॉस ये सब चीज की अकाउंट करता है स्टेट गवर्नमेंट में भी और यूनियन गवर्नमेंट में भी। ठीक है। अच्छा, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है कलेक्शन टैक्स का, रेवेन्यू का, या यूनियन गवर्नमेंट जितना भी रेवेन्यू, भैया रेलवे से आ गया, ये हमको शेयर्स से मिल गया, ये डिविडेंड से मिल गया, इतनी कमाई हमने इंटरेस्ट से कर ली, उन सब चीजों को ये देखते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी जितनी भी है, ठीक है, जितनी भी कॉरपोरेशन है जो सरकार के अंडर आती है, जितनी भी ऐसी बॉडीज हैं जहां सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है जिन बॉडी से, लाइक इंडियन रेलवे, उन सभी की ऑडिटिंग ये करते हैं। क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसा कहाँ गया, एडवांस किसको दिए, डिपॉजिट्स कितने, वो सब चीजें ये देखते हैं। ठीक है। ये सब बातें आप यहाँ देख रहे हो। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, आर्टिकल 151 में ये बात लिखी हुई है कि अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे और एक रिपोर्ट ये गवर्नर के सामने रखेंगे। प्रेसिडेंट अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में दे देंगे और गवर्नर अपनी रिपोर्ट लेजिस्लेचर में दे देंगे। उसके बाद नेट प्रोसीड, मतलब कि किसी टैक्स को कलेक्ट करने में खर्चा कितना लग रहा है, टैक्स को कलेक्ट करने में भी तो खर्चा लगता है ना, ऑफिसर्स को आप पैसा दोगे, टैक्स कलेक्शन में बहुत सारा आपको इंफ्रा बिल्ड करना पड़ता है, एप्स बना रहे हो आप टैक्स को कलेक्ट करने की, तो उस टैक्स कलेक्शन में खर्चा कितना लगता है उसको माइनस करके, भाई मान लीजिए आपका 1000 रुपया टैक्स जो है वो कलेक्ट हो गया, पर इस 1000 रुपए टैक्स को कलेक्ट करने के लिए 200 रुपीज का खर्चा हो गया, 200 रुपीज एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है। तो 800 रुपया आपका नेट प्रोसीड माना जाएगा। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही देखते हैं कि नेट प्रोसीड कितना है किसी भी टैक्स का। ठीक है। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर का काम करते हैं, उनको बताते हैं कि ये काम ऐसे कर लेना था, ये काम ऐसे कर लेना था। अब ये 3 ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की, फाइनेंस अकाउंट की और पब्लिक अंडरटेकिंग की। ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। लिमिटेशन क्या है इनके पोस्ट की, ये सिर्फ एक्स पोस्ट फैक्टो इफेक्ट ही दिखा सकते हैं। क्या मतलब, कोई खर्चा होने के बाद ही ये बस ऑडिटिंग कर सकते हैं, खर्चा होने से पहले ये कुछ नहीं करेंगे। भाई अभी हुआ नहीं है, ये ऐसी राय नहीं दे सकते कि आप यहां ना करके यहां खर्च करो, मैनेजमेंट का काम इनका नहीं है। जो खर्चा हो गया ये बस उसका इफेक्ट बताएंगे, भाई ठीक है ये खर्चा तुमने कर दिया, बस ऑडिटिंग का काम है, मतलब पहले कुछ नहीं बोल सकते। किसी के नोशनल लॉस के बारे में इंटरफेयर नहीं कर सकते। नोशनल लॉस का मतलब क्या होता है कि आप एक काम करोगे तो आपको X% फायदा होगा, आप बी काम करोगे तो आपको X+10% फायदा होगा। तो आप ऐसा नहीं बता सकते कि इससे इतना लॉस हो रहा है आपको, पहले नहीं बताओ, खर्चा हो जाने दो, उसके बाद इनका काम सिर्फ रिपोर्ट का है। ठीक है। तो ये लिमिटेशन है इसके पोस्ट की। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम, कुछ अटॉर्नी जनरल की, कुछ कैग की, आपको आंसर करने हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भारत सरकार का कौन है, अटॉर्नी जनरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है, द रिपोर्ट ऑफ कैग relating to the accounts of union submitted first of all to which of the following। जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट सबसे पहले किसको सबमिट करवाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसको करवाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर, स्टेट गवर्नमेंट के पूछे हैं तो एडवोकेट जनरल। ठीक है। उसके बाद कैग इज अपॉइंटेड बाय, कैग को कौन अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को एड्रेस करने का काम किसका है। ये मैंने आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल दोनों सदन में बैठ सकते हैं लेकिन वोट नहीं करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, ये लीगल एडवाइजर हैं, ये क्या है? मैं देख लूं कहीं ये आपकी बारी का क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं, मेरा ही है, मैं ही बताऊंगी। जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो लीगल एडवाइजर होते हैं। कौन होते हैं? लीगल एडवाइजर, लॉ के बारे में एडवाइस करते हैं। अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए जाते हैं, ये लीगल एडवाइजर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? किसके पास दोनों सदनों के बीच में बोलने का, उनकी प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने का अधिकार है, लेकिन वोट नहीं दे सकते? ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत आराम से समझाई थी। अटॉर्नी जनरल का पोस्ट ऐसा है जो दोनों सदनों में बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर? वो दोनों सदनों का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहा है। उस क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा पिछले वाले को, आंसर वही आएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन ये आपको बताना है, चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का लीगल एडवाइजर कौन है? अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? आपको बताना है ये आंसर कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करती हूँ सब स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर बताओगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।